नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश रंजन आईएएस ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले अध्याय में मैंने पढ़ाया था, यूरोप के राष्ट्रवाद लेक्चर 2 के माध्यम से 1830 की क्रांति हम देखे थे। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम फ्रांस में 1848 की क्रांति को पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रांस में 1848 की क्रांति के आने का क्या कारण था, इस पे विचार विमर्श करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 1848 की क्रांति अगर देखते हैं, 1848 की क्रांति देखते हैं, 1848 की क्रांति अगर देखेंगे तो उस समय 1848 में अगर देखते हैं तो 1830 के बाद फ्रांस का राजा लुई फिलिप बनता है। लुई फिलिप बनता है। फिर आगे देखेंगे, लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है। मतलब 1830 के बाद फ्रांस में जब चार्ल्स दसम की गद्दी पर से हट जाता है तो 1830 के बाद फ्रांस की गद्दी पे लुई फिलिप आता है। लुई फिलिप की नीति को समझेंगे। फ्रांस में जब लुई फिलिप आता है तो गीजो को प्रधानमंत्री जब बनाता है तो ये दोनों मिलकर, लुई फिलिप और गीजो दोनों मिलकर फ्रांस में किस प्रकार अपनी रणनीति बनाती है और फ्रांस में किस प्रकार फ्रांस को चलाता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। लुई एवं गीजो की रणनीति देखेंगे। गीजो की रणनीति देखेंगे। पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। यह उदारवादी शासक था। कौन उदारवादी शासक है? लुई फिलिप एक उदारवादी शासक है। अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है। गीजो मतलब लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया। गीजो एक प्रतिक्रियावादी शासक गीजो एक प्रतिक्रियावादी शासक था जो फ्रांस में कोई सुधारात्मक काम नहीं किया। अब यहां पे समझिए, जब चार्ल्स दसम और प्लोगेनी की सत्ता फ्रांस के हाथों से चली जाती है, फ्रांस की गद्दी चार्ल्स दसम और प्लोगेनी के हाथों से चली जाती है, तो फ्रांस में एक उदारवादी शासक आता है जिसका नाम है लुई फिलिप। लुई फिलिप जब गद्दी पे बैठता है तो 1840 के दशक में लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है। जब गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है, गीजो एक प्रतिक्रियावादी शासक है। अभी मैंने आपको बताया गीजो एक प्रतिक्रियावादी है, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक है। तो लुई फिलिप और गीजो में कॉम्बिनेशन ठीक नहीं चल रहा था। यह उदारवादियों के लिए सोचता था, लेकिन यह अभिजात वर्ग के लिए सोचता था।
अमीरों को बढ़ाता था। और इसके शासनकाल में गीजो के शासनकाल में गीजो के शासनकाल में तेजी से बढ़ती बेरोजगारी बेरोजगारी काफी तेजी से बढ़ती है इसके शासनकाल में। इसके बाद इसके शासनकाल में कोई सुधारात्मक कार्य नहीं होता है। इसके बाद इसके शासनकाल में, गीजो के शासनकाल में काफी तेजी से महंगाई बढ़ती है। काफी तेजी से महंगाई बढ़ती है। अब समझिए यहां पे, जब इसके शासनकाल में बेरोजगारी और महंगाई और कोई सुधारात्मक कार्य नहीं होता है तो फ्रांस की जनता त्रस्त होकर गीजो और लुई फिलिप के खिलाफ आंदोलन शुरू करता है। और आंदोलन जब शुरू करता है तो इसी के बीच में 22 फरवरी 1848 को पेरिस के थियर्स नामक स्थान पे भोज का आयोजन करता है। अब यहां पे समझिए क्या होता है। फ्रांस में क्या होता है, जब फ्रांस में 1830 के बाद जब फ्रांस की गद्दी पे लुई फिलिप बैठता है तो 1840 के दशक में लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है। जब गीजो प्रधानमंत्री फ्रांस के बनता है तो फ्रांस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तन के अलावा यहाँ पे तेजी से बढ़ती बेरोजगारी, मतलब यह काफी तेजी से बेरोजगारी बढ़ने लगती है। कोई सुधारात्मक कार्य नहीं होता है, मतलब कोई सुधार का काम नहीं होता है फ्रांस में। काफी तेजी से महंगाई बढ़ने लगती है। तो इसके खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई, कोई सुधारात्मक कार्य नहीं होगा तो जनता राजा से परेशान होकर आंदोलन करता है जनता राजा के खिलाफ। और 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स नामक स्थान पे भोज का आयोजन करता है लुई फिलिप, और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू होता है। भोज के खिलाफ उदारवादी लोग आंदोलन करता है। ये हो गया। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार 2 दिन बाद क्या होता है, 24 फरवरी 1848 में जनता के डर से फ्रांस के जनता के डर से फ्रांस से लुई फिलिप और गीजो देश छोड़ के भाग जाता। देश छोड़कर इंग्लैंड चल गया।
देश छोड़कर कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया। मतलब अब यहां पे देखिए 1848 की क्रांति क्या कहलाता है कि जब 1830 के दशक में जब प्लोगेनी के हाथों से फ्रांस की सत्ता चला जाता है, तो 1830 के दशक में ही फ्रांस के गद्दी पे लुई फिलिप आता है और लुई फिलिप अपना चांसलर के तौर पे, अपने प्रधानमंत्री के तौर पे 1940 के दशक में अपना प्रधानमंत्री गिजो को बनाता है। वह गिजो दोनों मिलकर फ्रांस के सत्ता को संभालता है। जब फ्रांस के सत्ता में संभालता है तो लुई फिलिप उदारवादी शासक है, आम लोगों को सोचने के लिए उदारवादी शासक था, जबकि गिजो एक प्रतिक्रियावादी शासक था, निरंकुश शासक था। तो क्या होता है, गिजो और लुई फिलिप दोनों मिलकर फ्रांस में एक रणनीति लेकर आती है। उस रणनीति के माध्यम से अभिजात वर्ग के लोग, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। मतलब फ्रांस में जो गरीब है वो गरीब होते जाता है, जो अमीर है अमीर होते जा रहा है। मतलब फ्रांस में काफी तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, फ्रांस में काफी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, फ्रांस में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य डेवलपमेंट नहीं हो रहा। इसके लिए वहां की जनता त्रस्त होकर, वहां की जनता परेशान होकर लुई फिलिप और गिजो के खिलाफ आंदोलन करता है। और वही आंदोलन के बीच में 22 फरवरी 1848 ईस्वी में 22 फरवरी 1848 ईस्वी में एक भोज का आयोजन होता है। पेरिस के थियर्स नामक स्थान पे एक भोज का आयोजन होता है। उस भोजन का विरोध करता है उदारवादी लोग और 24 फरवरी 1848 को जनता के डर से लुई फिलिप और गिजो देश छोड़कर भाग जाता है और यही क्रांति 1848 की क्रांति कहलाती है। 1848 की क्रांति कहते हैं। यह 5 नंबर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो 1848 की क्रांति आपको समझ में आया? चलिए एक बार और मैं समझाता हूं। 1830 में जब फ्रांस के सत्ता लुई फिलिप के हाथों में आता है, तो लुई फिलिप 1840 के दशक में अपना प्रधानमंत्री गिजो को बनाता है। गिजो और लुई फिलिप दोनों मिलकर फ्रांस को चलाने का काम करता है। जब यह 1848 के दशक में आता है, तो 1848 के समय में फ्रांस में काफी तेजी से बेरोजगारी, महंगाई, कोई सुधारात्मक कार्य नहीं होता है और 22 फरवरी 1848 को गिजो क्या करता है, एक भोज का आयोजन करता है। उस भोज का विरोध करता है उदारवादी लोग और 24 फरवरी 1848 को जनता के डर से लुई फिलिप और गिजो देश छोड़कर भाग जाता है, इंग्लैंड चला जाता है और यही क्रांति 1848 की क्रांति होती है। और 1848 के बाद फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यही हमारा फ्रांस 1848 की क्रांति कहलाता है। आगे पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब 1848 की दशक में 1848 की दशक में जब आएंगे तो फ्रांस का राजा बनता है, फ्रांस का राजा बना नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय फ्रांस का राजा बनता है। मतलब नेपोलियन तृतीय को हम फ्रांस का राजा बना दिए, फ्रांस का राजा बना दिए नेपोलियन तृतीय को हम। जब फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय बनेगा तो उस 48 के दशक में यूरोप के कुछ क्षेत्र जैसे इटली, जर्मनी, हंगरी, बोहेमिया, इसके बाद इटली, जर्मनी, हंगरी, बोहेमिया, यूनान, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इसके बाद पोलैंड, ये जितने भी देश था, यह सब देश का कुछ ऐसा भाग था जो बिखरा हुआ था।
सब एकीकरण के लिए चिल्ला रहा था कि इटली को 7 भागों में बांट दिया था। जर्मनी 300 छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था। इटली हंगरी बटा हुआ था। बोहेमिया बटा हुआ था। यूनान में राष्ट्रवादी भावनाओं कम था। हंगरी में राष्ट्रवादी की भावना कम था। हॉलैंड में राष्ट्रवादी भावना कम था। इसके बाद स्विट्जरलैंड में राष्ट्रवादी भावना कम था। पोलैंड में राष्ट्रवादी भावना कम था। तो यूनान के जब इटली में एक क्रांति आती है, इटली में एक होड़ सी लगती है, एक होड़ होने लगती है अपने राष्ट्र के प्रति, और पूरा इटली पूरे विश्व को जागरूक कर देता है कि एकीकरण क्या होता है और अपने बिखरे हुए क्षेत्र को किस प्रकार राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाकर किस प्रकार एकीकरण किया जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे इटली का एकीकरण किस प्रकार होता है। तो चलिए इटली का एकीकरण हम देखते हैं। इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। अब देखिए इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। इटली का एकीकरण की अगर बात करे जाए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अधिकांश क्षेत्र अशिक्षित एवं गरीब था इटली में। मतलब इटली को 7 भागों में बांट दिया गया था। टस्कनी, लोम्बार्डी, साडिया, पिडमाउंट, अलग अलग वेनेसिया, अलग अलग शहरों में इसको बांट दिया गया था। छोटे छोटे राज्य एवं सामंत थे, मतलब वहां छोटे छोटे राज्य के रूप में इटली में थे। मतलब हम इटली का कुछ ऐसा भाग लेते हैं, ये इटली है मेरे प्यारे बच्चों, ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है, अलग अलग भागों में बटा हुआ है, लेकिन इनका संरक्षण अलग अलग था। इटली है लेकिन इसका संरक्षण अलग, इसका संरक्षण अलग, यहाँ के राजा अलग, यहाँ के राजा अलग, यहाँ के राजा अलग, यहाँ के राजा अलग। मतलब इटली के विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया गया था। तो हम इटली के एकीकरण को हम समझेंगे बहुत बारीकी नजर से। तो मेरे प्यारे बच्चों जुड़े रहिए, आगे देखते हैं इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में कुछ ऐसा शहर था, लोम्बार्डी और वेनेसिया, यह सब शहर बिखरा हुआ था इटली के क्षेत्र से, लेकिन इटली का हिस्सा था। लेकिन इस पे अलग अलग शहरों पे, अलग अलग राज्य पे, अलग अलग प्रांत पे अलग अलग राजाओं का शासन था। तो सबको एक जगह मिलाकर ही एकीकरण कहलाता है। जैसे में इंग्लैंड और फ्रांस एक शक्ति के रूप में इटली पर प्रभाव डालता है। और इटली का जब एकीकरण होता है तो सकारात्मक प्रभाव के बारे में जानेंगे कि सकारात्मक प्रभाव किस प्रकार होता है इटली में। तो सकारात्मक प्रभाव देखेंगे, इटली में एक ही भाषा था और एक ही लिपि था, यह सकारात्मक प्रभाव है क्योंकि एकीकरण करने में आसान हो जाता है। दूसरा, एक धर्म था, कैथोलिक धर्म था इटली में, एक धर्म था। यहाँ धर्म के लिए मार नहीं होता था, यहाँ क्षेत्र के लिए मार होता था, यहाँ क्षेत्र के हिसाब से भेदभाव किया जाता था। आगे है नेपोलियन द्वारा राष्ट्रवाद का भावना, और इटली एकमात्र ऐसा देश है, नेपोलियन क्या करता है, पूरे इटली के क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावना इस प्रकार जागरूक कर देता है कि इटली के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भर देता है और इटली के युवाओं में अपने राष्ट्र के प्रति मन मिटने लगता। तो आगे देखेंगे उस इटली के समय पुनर्जागरण और मानववाद काफी तेजी से फैल चुका था। अब आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इटली का एकीकरण का विस्तार। इटली के एकीकरण यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में जब पढ़ेंगे, इटली का एकीकरण 3 चरणों में पूरा होता है। इटली का एकीकरण 3 चरणों में होता है। यहां पूछता है कितने चरणों में होता है, तो 3 चरण में होता है। 3 चरणों में पूरा होता है। क्या हो रहा है भाई? 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण करेगा मेजनी, पहला चरण पूरा करेगा मेजनी। दूसरा करेगा काउंट कावुर। तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा पूरा करेगा गैरीवाल्डी। अब यहां पे देखिए इटली के एकीकरण का विस्तार देखेंगे कि इटली का एकीकरण किस प्रकार होता है। इटली का एकीकरण अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से तो 4-5 नंबर निश्चित है। यहां से हम 1000 क्वेश्चन बनाएंगे इटली के एकीकरण से,
और यहां से ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपके। इटली का एकीकरण पहला क्वेश्चन बनेगा कितने चरण में? तो तीन चरण में होता है। पहला चरण होता है मेजनी द्वारा, पहला चरण मेजनी, दूसरा काउंट काबूर, तीसरा गैरीवाल्डी। अब समझिए, पहला चरण मेजनी के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा चरण काउंट काबूर, तीसरा चरण गैरीवाल्डी। अब जब एकीकरण करना शुरू करता है ये इतिहासकारों लोग ने, ये राष्ट्रवादी नेताओं ने जब एकीकरण करना शुरू करता है, तो मेजनी का इटली के एकीकरण में क्या योगदान है, मतलब इटली के एकीकरण में मेजनी कौन सा काम करता है, उसी प्रकार काउंट काबूर कौन सा काम करता है, क्या करता है, और गैरीवाल्डी क्या करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मेजनी के बारे में पहला चर्चा करते हैं। मेजनी के बारे में अगर देखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेजनी के बारे में अगर देखते हैं, पहला मेजनी का जन्म, मेजनी का हैप्पी बर्थडे, मेजनी का हैप्पी बर्थडे, मेजनी का हैप्पी बर्थडे, मेजनी का जन्म, मेजनी का जन्म, मेजनी का जन्म, मेजनी का जन्म 1805 में, 1805 में जिनेवा नामक शहर में हुआ था। दूसरा, जिनेवा नामक शहर में हुआ था मेजनी का जन्म। मेजनी एक साहित्यकार, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। विचारों का क्या था? समर्थक था। विचारों का समर्थक था, ये हो गया। मेजनी एक योग्य सेनापति था, योग्य सेनापति था। मेजनी में उदारवादी गुण ज्यादा था। मेजनी में उदारवादी गुण ज्यादा था, उदारवादी गुण ज्यादा था, व्यवहारिक गुण कम था, व्यवहारिक गुण कम था। अब समझिए यहां पे मेजनी में दो प्रकार के गुण था। एक उदारवादी गुण, मतलब वो जनता के लिए काफी सोचता था, लेकिन उसके अंदर जो डिसिप्लिन नामक होता है, व्यवहारिक गुण, बिहेवियर गुण था, वो काफी कम था, व्यवहारिक गुण कम था। मेजनी का जन्म 1805 में जिनेवा नामक शहर में होता है। मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मेजनी एक योग्य सेनापति था। मेजनी 1810 में, मेजनी 1810 में, मेजनी 1810 में कार्बोनरी संगठन का स्थापना होता है। कार्बोनरी गुप्त संगठन का स्थापना होता है, संगठन का स्थापना होता है। कार्बोनरी गुप्त संगठन का स्थापना होता है और 1832 के आसपास 1832 के आसपास कार्बोनरी संगठन से जुड़ जाता है। कार्बोनरी संगठन से जुड़ जाता है। ये क्वेश्चन बना, मतलब मेजनी उदारवादी
उदारवादी नीति ज्यादा था और व्यवहारिक गुण कम था मेजनी में। मेजनी की बात करते हैं तो मेजनी का जन्म 1805 में। मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मेजनी एक योग्य सेनापति भी था। 1810 में कार्बोनारी संगठन का स्थापना होता है और इसी कार्बोनारी संगठन से जुड़ जाता है 1832 के आसपास। कार्बोनारी संगठन एक राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है। इस संगठन के माध्यम से राष्ट्रवादी लोग जुड़ता है। राष्ट्रवादी लोग क्या करता है? जुड़ता है। आगे देखते हैं, मेजनी का योगदान देखते हैं। इटली में मेजनी का योगदान, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। अब देखिए, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान देखिए। पहला, इटली के एकीकरण के लिए मेजनी 1832 में 1831 में यंग इटली से जुड़ता है। यंग इटली नामक संस्था का शुरुआत करता है। कब? 1831 में यंग इटली की शुरुआत करता है और यंग इटली के माध्यम से इटली के युवाओं में राष्ट्रवादी भावना जागरूक करता है। राष्ट्रवादी भावना क्या करेगा? जागरूक करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि यंग इटली की शुरुआत कब होता है? 1831 में। किसने किया यंग इटली? तो मेजनी चाचा यंग इटली का स्थापना करता है और इटली के युवाओं में राष्ट्रवादी भावना जागरूक करता है। आगे देखिए, सन 1834 में क्या करता है मेजनी? इटली को मुद्दा बनाते हुए पूरे यूरोप के, इटली के युवाओं के साथ मुद्दा बनाते हुए, इटली को एकीकरण का मुद्दा बनाते हुए पूरे यूरोप में एकीकरण नामक शब्द को जागरूक कर देता है। और 1824 ईस्वी में पूरे यूरोप के युवाओं को साथ मांगने के लिए 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था बनाता है। यंग यूरोप नामक संस्था बनाता है। अब यहां पे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं कि 1831 में जब मेजनी आता है तो यंग इटली बनाता है। इस इटली के माध्यम से, यंग इटली के माध्यम से इटली के युवाओं में राष्ट्रवादी भावना कूट के भर देता है इटली के प्रति, और इटली के युवाओं को मांगता है कि आप मेरे साथ दीजिए, मैं इटली को एकीकरण कर दूंगा, प्रयास करता है। पुनः 1834 में पूरे यूरोप के युवाओं का साथ मांगने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, पूरे यूरोप के युवाओं को साथ मांगने के लिए यंग यूरोप बनाता है और इसमें यंग यूरोप नामक संस्था बनाता है और पूरे यूरोप के युवाओं में राष्ट्रवादी शब्द को जागरूक करता है और एकीकरण, इससे क्या होता है? एकीकरण होने का साफ हो जाता है। आगे देखते हैं अब यहां पे देखिए, कंट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं इटली में मेजनी का, तो मेजनी का कार्य 1805 से लेके 1872 तक चलता है। कार्बोनारी संस्था के सदस्य जुड़ता है,
सामान्य क्रांति है तो युवा सहारा लेता है, युवा का सहारा मांगता है। और किसके माध्यम से? यंग इटली के माध्यम से, यंग इटली और यंग यूरोप के माध्यम से, यंग इटली और यंग यूरोप के माध्यम से ये दो संस्था का स्थापना करता है युवा को सहारा लेने के लिए। सन 1831 में यंग इटली बनाता है, इटली के युवा का सहारा लेने के लिए, और एक्शन पार्टी 1846 में बनाता है। एक्शन पार्टी बनाने का उद्देश्य है कि इटली को जल्दी से जल्दी एकीकरण करना है, लेकिन इटली का प्रभाव, इटली पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। इस इटली पे, मान लीजिए इटली है, इस इटली पे ऑस्ट्रिया का प्रभाव है, मतलब इस पे ऑस्ट्रिया, इटली का वह क्षेत्र जो ऑस्ट्रिया कब्जा करके बैठा है। 1834 में यंग यूरोप संस्था बनाती है और यह गणतंत्रवादी, आदर्शवादी, व्यवहारिक गुण इसमें कम था मेजनी में। अब आगे देखेंगे, और 1834 के बाद क्या होता है? 1834 के बाद 1846 में एक्शन पार्टी लेकर आता है, और एक्शन पार्टी के कारण क्या कर, ऑस्ट्रिया इस पे चढ़ाई कर देता है और मेजनी डर से पलायन कर जाता है, पलायन कर जाता है, भाग जाता है यहां से। मेजनी यहां से निकल जाता है इटली से। जब यह इटली से निकलता है तो मेजनी इटली का एकीकरण पूरा नहीं कर पाता है। जब यह इटली का एकीकरण पूरा नहीं कर पाता है तो पूरा करने के लिए एक और राष्ट्रवादी नेता पैदा लेता है। आगे राष्ट्रवादी नेता है काउंट काबूर। अब देखिए, काउंट काबूर आता है इटली का द्वितीय चरण लेकर। अब देखिए, इटली का दूसरा चरण अगर देखते हैं, दूसरा चरण अगर देखते हैं इटली का, तो पहला, काउंट काबूर एक कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ क्या मतलब होता है? चतुराई, चतुराई से काम लेता था, दिमाग से काम लेता था। कौन? काउंट काबूर पिनमाउंट का निवासी था, साडिया पिनमाउंट की रहने वाला था, और यह पेशा से इंजीनियर था, और एक जमींदार परिवार में इसका वैध और राजतंत्र चलता था इसका। और इटली के मुद्दों को वैश्विक मुद्दा बनाया। कौन? पूरे विश्व में इटली के बारे में बताया कि इटली किस प्रकार ऑस्ट्रिया के प्रभाव में है, इटली किस प्रकार ऑस्ट्रिया के कब्जों में है। कौन बताता है? काउंट काबूर बताता। काउंट काबूर, अब सुनिए, ये इटली है, इटली के कुछ हिस्सा को इधर बांट देते हैं, इधर बांट देते हैं। इटली के कुछ हिस्सा को मैंने बांटा, इटली के कुछ हिस्सा को मैंने बांटा, जैसे में ये मध्य वाला हिस्सा, ये दक्षिणी वाला जो हिस्सा है ना, दक्षिणी वाला हिस्सा, और उत्तर वाला हिस्सा, पूर्व वाला हिस्सा, और पश्चिम वाला हिस्सा। अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है यहाँ पे। काउंट काबूर, सुनिए, काउंट काबूर, काउंट काबूर उस समय इटली के पड़ोसी वाला क्षेत्र साडिया पिडमाउंट, साडिया पिडमाउंट, साडिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल साडिया पिडमाउंट के राजा था। अब क्या करता है विक्टर इमैनुअल? क्या करता है? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना देता है। क्या बनाया? प्रधानमंत्री। अब समझिए यहां पे क्या होता है। काउंट काबूर के प्रधानमंत्री कौन बनाया? विक्टर इमैनुअल। अब देखिए क्या होता है, सन 1853 से लेके 1854 में एक गृह युद्ध हो जाता है। 1853 से लेके 1854 में फ्रांस और रूस के बीच में क्रीमिया युद्ध हो जाता है। उस युद्ध का फायदा उठाता है। क्रीमिया युद्ध की अगर बात करते हैं, क्रीमिया युद्ध की बात करते हैं
1853 से लेके 1854 के बीच में एक युद्ध होता है। यह युद्ध होता है फ्रांस वर्सेस रूस के बीच में होता है। और इधर मान लीजिए इटली है। इटली के साडिया पिरमाउन के प्रधानमंत्री काउंट काबुल इधर बैठा हुआ है। जब काउंट काबुल इधर बैठा हुआ है तो इधर इटली पर किसका प्रभाव है? इटली पे किसका प्रभाव है? ऑस्ट्रिया का। अब यहाँ पे काउंट काबुल कूटनीतिज्ञ के माध्यम से, चतुराई के माध्यम से क्या करता है? काउंट काबुल क्रीमिया युद्ध में उतर जाता है। मतलब बिना बुलाए मेहमान के तौर पे फ्रांस के साथ देने चला जाता है। कौन? काउंट काबुल बिना सहायता मांगे फ्रांस को साथ दे देता है। और यह क्रीमिया युद्ध फ्रांस और रूस के बीच में रूस हार जाता है और फ्रांस जीत जाता है। जब फ्रांस जीतता है तो फ्रांस क्या करता है? एक समझौता करता है, एक संधि करता है। जब संधि होता है फ्रांस और इटली के बीच में एक संधि होता है, फ्रांस वर्सेस इटली के बीच में संधि होता है। इस संधि में क्या होता है? इस संधि में इटली के कुछ हिस्सा फ्रांस को दे देता है। क्यों देता है? ऑस्ट्रिया से लड़ाई करने के लिए, ताकि हमको ऑस्ट्रिया के युद्ध में फ्रांस हमको साथ दे। ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए काउंट काबुल एक शर्त करता है फ्रांस से। एक मीटिंग होता है, एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के माध्यम से अब क्या करेगा इटली क्या करेगा? ऑस्ट्रिया से जब युद्ध करेगा तो फ्रांस सीधे इटली के साथ देगा। काउंट काबुल को साथ देगा और इटली को परास्त कर देता है। जब इटली परास्त होता है तो इटली के कुछ हिस्सा फ्रांस ले लेता है कुछ तौर पे। उसी प्रकार 1862 तक जाते जाते क्या होता है? काबुल की मौत हो जाती है। काउंट काबुल की मौत हो जाती है। 1862 में काउंट काबुल की मौत हो गई। फिर इटली का एकीकरण अधूरा रह गया तो विक्टर एमोनियल बच जाता है। अब विक्टर एमोनियल क्या करेगा? सुनिए, विक्टर इमानुएल क्या करेगा? आप देखिए, इटली के हिस्सों को मिलाने का काम करेगा। कौन? विक्टर एमोनियल। उसी बीच में एक महान नेता का जन्म होता है, गैरीवाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक शहर में होता है। यह पेशों से नाविक था। नाविक था। यह तलवार के बल पे इटली का एकीकरण करना चाहता था। कौन? गैरीवाल्डी चाहता था। गैरीवाल्डी का जन्म 1807 में होता है, नीस नामक शहर में होता है। यह पेशों से नाविक है। ये क्वेश्चन पूछा, गैरीवाल्डी पेशों से क्या है? नाविक है।
यह तलवार के बल पे इटली का एकीकरण करना चाहता था। इटली का एकीकरण करना चाहता था। जब यह इटली पे गैरीवाल्डी की बात करते हैं, गैरीवाल्डी इटली के दक्षिणी हिस्से वाले क्षेत्र पे आक्रमण करता है। इटली के दक्षिण वाले क्षेत्रों को आक्रमण करना चाहता है। उस समय दक्षिणी क्षेत्रों को आक्रमण कर जीत लेता है और इटली के क्षेत्र में मिला देता है। इटली के क्षेत्रों में मिला देता है। कौन? गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी का खुद अपना सेना था। गैरीवाल्डी चाहता था कि हम तलवार के बल पे इटली का एकीकरण कर दूंगा। इटली का एकीकरण कर दूंगा। तलवार के बल पे इटली का एकीकरण कर दूंगा। कौन बोल रहा है? गैरीवाल्डी। इन्होंने खुद का सेना बनाया और इटली के ऑस्ट्रिया वाले प्रभाव वाले क्षेत्रों पे, इटली के ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाले क्षेत्रों को इटली में मिला देता। इटली में मिला दिया और इटली के सभी हिस्सों को, जो बिखरा हुआ क्षेत्र है, विक्टर इमैनुएल और गैरीवाल्डी दोनों मिलकर इटली को, सभी क्षेत्रों को एक जगह मिला देता है और सबकी राजधानी रोम बना देता है। और सन 1871 ईस्वी में गैरीवाल्डी काउंट कावूर मेजनी के योगदानों के माध्यम से इटली का एकीकरण पूरा होता है। इटली का एकीकरण पूरा होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, इटली का एकीकरण पूरा कब हुआ? 1871 में। क्वेश्चन पूछेगा, इटली का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो मेजनी को। इटली का राष्ट्रवादी नेता किसे कहते हैं? मेजनी को। सबसे पहले इटली में एकीकरण का प्रस्ताव कौन लेकर आया? मेजनी को। एक क्वेश्चन पूछेगा, इटली का एकीकरण कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहला मेजनी, काउंट कावूर, गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीवाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस नामक शहर में होता है और अपनी लाल कुर्ती का गठन भी गैरीवाल्डी करता है। लाल कुर्ती के माध्यम से अपना सेना बनाता है और इटली के प्रभाव को, क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाकर 1871 में इटली का एकीकरण पूरा कर देता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक, इटली का एकीकरण, 1848 की क्रांति, दोनों टॉपिक मैंने पढ़ाया है और आपको समझ में आया होगा। और जहां आपको समझ में नहीं आया होगा वहां आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पुनः से समझाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जहां समझ में आया वहां कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और यह चैनल नया है, इस चैनल को प्रमोट करने की जरूरत है। जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए कि एक नया चैनल आया है और क्लास 10 की अच्छी तरह तैयारी कराई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।